ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज में हम जो कड़ी के रूप में चल रहे हैं उन कड़ियों में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से जुड़े हुए क्रमिक रूप से कड़ी के रूप में है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि के बारे में चर्चा की, तो तीसरा नंबर जो चैप्टर है हमारा उसमें हम जनसंख्या संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन नंबर 3 जनसंख्या संगठन। देखिए, जनसंख्या संगठन है क्या, अर्थात जनसंख्या संगठन में क्या है, क्या आता है, किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। तो प्रत्येक जो चीज़ है किसी न किसी यूँ कहें कि संगठन जो बनता है वो मिला के बनता है। कोई भी संगठन हो, जैसे पिछले हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ की संगठन में शक्ति होती है, तो एक कहानी भी पढ़ते थे कि लकड़ी के गट्ठर था, छोटे छोटे को तोड़ दिया गया, इकट्ठा हो गया तो टूट नहीं पाया। यहाँ पर भी जो जनसंख्या है उसकी संरचना के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत हम इसका विभिन्न तरीके से, जैसे आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, अर्थात विभिन्न पहलुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी देश हो उसमें ये जो संगठन है वो भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है, एक समान नहीं होता है, चाहे कोई सा भी देश हो। आयु संरचना के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि विभिन्न जो हमारे पास जनसंख्या है उसको आयु के अनुसार विभाजित कर देते हैं अपन। जो आयु है, मान के चलिए उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको कि 0 से 14 कर दिया, फिर 15 से 64 कर दिया, फिर 65 से ऊपर कर दिया। अर्थात ये क्या किया, विभाजन किया हमने आयु के अनुसार। इनके जो आयु थी उसके अनुसार क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। लिंग अनुपात के अंतर्गत पुरुष और स्त्रियों के बारे में जो पिछली कक्षाओं में तुम अध्ययन करते आ रहे हो। साक्षरता की किसी देश में पाए जाने वाले जो साक्षरता दर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो विकास है कितना है। यदि साक्षरता दर अधिक पाई जाती है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर क्या पाई जाएगी, जो विकास है वो अधिक पाया जाएगा, और यदि साक्षरता दर क्या है, कम है, तो विकास क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। जीवन प्रत्याशा, यदि साक्षरता अधिक है, विकास अधिक हुआ है, तो यहाँ की जीवन प्रत्याशा भी क्या होगी, अधिक होगी। जीवन प्रत्याशा का मतलब है यहाँ पर जीवन प्रत्याशा से संबंधित है कि उन लोगों की जो जीने की आयु है कि कितने वर्ष तक वो लोग क्या करते हैं, जीते रहते हैं, जिंदा रहते हैं, यूँ कहें अपनी भाषा में। जैसे 60 वर्ष हो, 65 वर्ष हो, 80 वर्ष हो, ये क्या है, जीने की उनकी अवस्था है या उम्र है, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। यदि इनको सुचारू रूप से कुपोषण, यूँ कहूँ कि सुलभ जो वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं, इनकी आवश्यकता की है वो सुचारू रूप से मिल जाती है, तो इनकी जीवन प्रत्याशा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे अगला एक चैप्टर चलेगा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंतर्गत इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य है हमारे पास लिंग अनुपात। देखिए, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से लिंग अनुपात पाया जाता है। कहाँ स्त्रियों की संख्या अधिक होती है और कहीं स्त्रियों की संख्या कम होती है विभिन्न देशों में। अब जैसे अपन ने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था कि भिन्न भिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या होती है, अधिक होती है, कहीं क्या होती है, कम पाई जाती है। तो औसत रूप से हम ये कहें कि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात किसे कहते हैं,
और एक पूछा जाए कि लिंग अनुपात क्या है। दो प्रश्न है, एक तो है लिंग अनुपात किसे कहते हैं और दूसरा है लिंग अनुपात क्या है। तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा है वो लिखेंगे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है कि कितनी स्त्रियां हैं, उन संख्याओं को वहाँ पर लिंग अनुपात कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा अथवा हम ये भी दे सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों का अनुपात होता है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात के अंतर्गत मैंने बताया कि स्त्री और पुरुषों की संख्या प्रति 1000, देखिए वापस रिपीट करें, प्रति 1000 पुरुषों पर, मान के चलिए उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि 1000 पुरुष हैं, कितने हैं, पुरुष हैं, और फिर कह रहा है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। अब यहाँ हो सकता है कि स्त्रियों की संख्या 990 हो या फिर 894 हो, तो ये क्या है यहाँ का। अब ये कहेंगे कि उदाहरण के रूप में किसी भी देश का लेते हैं, ए का लेते हैं, मान के चलिए उदाहरण के रूप में ए का लिया है कि ए प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है या ए देश का लिंग अनुपात कितना है। तो हम क्या करेंगे कि वापस हमें जो परिभाषा उसको देखिए, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 1000 पुरुष ले लिए हमने, फिर कहा है उनके पीछे जो स्त्रियों की संख्या है कितनी है, 990 है। यही क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। ए प्रदेश का लिंग अनुपात कितना हो जाएगा, 990। अब देखिए भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न सूत्र से लिंग अनुपात निकाला जाता है। जहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहां पर भिन्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और जहां पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है वहां पर भिन्न लिंग अनुपात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी देश में यदि लिंग अनुपात अधिक है, लिंग अनुपात अधिक है, मान के चलिए पुरुषों की संख्या तो कितनी है, 1000 है, और स्त्रियों की संख्या यहाँ पर 1001 है। कितनी है, 1001 है। मतलब पुरुष तो क्या है यहाँ पर कम है और स्त्रियाँ क्या है, अधिक है। कई देश हैं जिनमें ऐसा पाया जाता है, जैसे लोटोविया में एक देश है लोटोविया, जिसका लिंग अनुपात 1187 स्त्रियां पाई जाती है। 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां पाई जाती है। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या क्या है, अधिक है, और पुरुषों की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात निकालने का सूत्र, लिंग अनुपात बराबर सूत्र का जो प्रयोग करेंगे वो है पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या इंटू 1000 कि लिंग अनुपात निकालने का सूत्र है पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या इंटू 1000। जैसे पुरुषों की संख्या होगी फिर स्त्रियों की संख्या होगी और गुणा कितने से कर देंगे, 1000 से कर देंगे। आगे जितने भी आंसर आएंगे उस क्षेत्र का क्या होगा, वो लिंग अनुपात होगा। जैसे जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आपको बताया था एक प्रदेश का निकाल के कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछ सकता है, यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न दे सकता है जैसे मैथमेटिक्स का प्रश्न हो। कि आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न उठा के दे दिया है कि ये दे दे कि ए प्रदेश का लिंग अनुपात 1000 व्यक्ति है, और ए प्रदेश में पुरुषों की संख्या 1000 है, स्त्रियों की संख्या 2000 है, तो ए प्रदेश का लिंग अनुपात कितना होगा, प्रश्न बना सकता है वो। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द लिखे थे मैंने, एक तो कहते हैं किसे कहते हैं और लिंग अनुपात क्या है। तो ये तो सूत्र का प्रयोग किया जाता है विदेशों में,
क्योंकि जहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है वहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, स्त्रियों की संख्या अधिक होने पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और भारत में जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है लिंग अनुपात निकालने के लिए, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्या है, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है और पुरुषों की संख्या अधिक होती है। तो भारत में आगे लिखेंगे, भारत में लिंग अनुपात निकालने का सूत्र लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। कि भारत में जो लिंग अनुपात निकाला जाएगा उसमें स्त्रियों को ऊपर रखा जाएगा और पुरुषों को नीचे रखा जाएगा, जबकि विदेशों में जो प्रयोग किया जाता है वहाँ पर पुरुषों को ऊपर रखा जाता है और स्त्रियों को नीचे रखा जाता है। कारण मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर तो स्त्रियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर पुरुषों को ऊपर रखा गया है, और यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है इसलिए स्त्रियों को अधिक ऊपर रखा गया है। वापस से पुनः अपने वापस प्रश्न पे आते हैं। मैंने लिखा है लिंग अनुपात किसे कहते हैं। यदि लिंग अनुपात परीक्षा में पूछा जाए 1 नंबर का प्रश्न कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो आपको केवल आंसर जो देना है वही देना है, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों के, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। केवल इतना आंसर देना है। यदि प्रश्न ये पूछता है लिंग अनुपात क्या है, प्रश्न घुमा दिया, हो सकता है 1 नंबर का ही दे दो, लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या है, लिंग अनुपात क्या है ये पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन परिभाषा देंगे पहले तो कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की या प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। उसके बाद में पुनः हम वापस यहाँ पर आएंगे कि लिंग अनुपात निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखेंगे कि विदेशों में या अन्य देशों में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो है लिंग अनुपात बराबर पुरुषों जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। और फिर लिखेंगे भारत में लिंग अनुपात निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। इस प्रकार नीचे वाले प्रश्न का आंसर होगा। ऐसा ना हो कि पहला प्रश्न पूछे किसे कहते हैं उसमें सारा लिख दें और दूसरा प्रश्न पूछे क्या है उसमें केवल परिभाषा दे के रह जाएं, क्योंकि वहाँ पर पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं आपको। तो इस प्रकार ये है लिंग अनुपात निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है और लिंग अनुपात क्या है। अब देखिए जिस क्षेत्र में या जिस देशों में लिंग अनुपात अधिक होता है, सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत देखा था कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहाँ पर स्त्रियों की जो स्थितियाँ हैं वो लिंग अनुपात के ऊपर डिपेंड करती हैं। यदि लिंग अनुपात वहाँ का अच्छा है, यूँ कहूँ कि लिंग अनुपात है वो अधिक पाया जाता है, तो ये मान के चलिए कि उस देश में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर उन्हें सम्मान की भावनाओं से देखा जाता है, पूर्ण सम्मान होता है। और जहाँ पर देखिए यूँ कहा गया है कि लिंग अनुपात के तहत ये अनुमान लगा लिया जाता है कि उस देश में स्त्रियों की क्या दशा है, अर्थात यदि लिंग अनुपात कम है तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या स्त्रियों की दशा है दयनीय है, सोचनीय है। यदि लिंग अनुपात अधिक है तो उस देश में स्त्रियों की जो दशा है वो अच्छी पाई जाती है। और लिंग अनुपात है वो डिपेंड करता है उस देश के जो सोच पर, या यूँ कहूँ कि वहाँ पर पाए जाने वाले जो परंपराएं रूढ़िवादी है उनके ऊपर। आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे देश में है जो स्त्रियों को केवल यूँ माना जाता है कि किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता है, या फिर यूँ कहूँ कि उनको केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रख देते हैं कि तुम्हारा कार्य यही है। प्राय देखा जाता है आज भी समाज में। तो ये और शुरुआत से ही लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव है वो प्राय पाया जाता है। आज भी देखा जाता है कि लड़के को परिवार में
उच्च स्थान दिया जाता है भारत की बात करें तो, और लड़कियों को है निम्न स्थान दिया जाता है, क्योंकि एक परंपरा बनी हुई है, एक रूढ़िवादिता बनी हुई है कि वंश को चलाने वाला कौन होगा, वो लड़का ही होगा। और यहाँ पर केवल यही है कि कुछ नहीं है, इनको जाना आगे ही घर है, बाद बाकी इनको 4 दीवारों तक सीमित कर दिया जाता है। प्राय आज वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो कोई फर्क नहीं है, ये भी अपने शिखर पर इनके पीछे यूँ कहूँ कि इनसे आगे निकल चुकी है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक उदाहरण दिया था कि जयपुर में जो मेट्रो ट्रेन चली थी उसको चलाने वाली जो प्रथम महिला या लड़की ही थी, ना कि पुरुष था। आज भी वायुसेना हो या किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी क्षेत्र में ये पीछे नहीं है। लेकिन एक समाज में आज भी इनके प्रति एक भावना, यूँ कहूँ कि एक मानसिकता में बना हुआ है कि केवल लड़कों को ही सम्मान दिया जाता है। भारत में जिसे पितृवंशीय समाज पाया जाता है, पितृवंशीय समाज, अर्थात यहाँ पर पिता को ही सर्वसम्मुख माना जाता है। यदि मात्रात्मक होता है यहाँ पर तो माता को सम्मान दिया जाता है। लेकिन देखिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं लिंग अनुपात दूर करने के लिए, अर्थात इनके जो भेदभाव को दूर करने के लिए। जैसे सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, भामाशाह योजना, जिसके अंतर्गत परिवार का मुखिया है वो केवल किसको बनाया गया था, स्त्री को बनाया गया था, ना कि पुरुष को बनाया गया था। ये इसी का संकेत था, अर्थात सरकार भी अपने प्रयत्न द्वारा इसको दूर करने का प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार इस भेदभाव को दूर किया जा सके। लेकिन कहते हैं कि एक ही चीज है जिसे इसे दूर किया जा सकता है, या तो पूर्णतः शिक्षित हो और उनमें क्या आए, जागरूकता आए, तब जाके हम इनको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि ये जागरूक ना हो। देखिए लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण हैं? लिंग अनुपात कम होने के कारण, कि लिंग अनुपात होने के कम क्या है? पहला कारण है कि शिशु मृत्यु दर स्त्रियों से भेदभाव, प्रसव काल में मृत्यु, गर्भधारण के समय मृत्यु, सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का प्रसार न होना और रूढ़िवादिता। देखिए आज भी जो कहूँ कि देश में जहाँ पर लिंग अनुपात कम पाया जाता है वहाँ पर शिशु मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। जैसे प्राचीन काल से ही बात करें तो राजा महाराजाओं के समय से ही एक विडंबना रही है। जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रथा नहीं पाई जाती थी, प्रदा प्रथा, प्रदा प्रथा नहीं पाई जाती। अर्थात प्रदा प्रथा क्या है, स्त्रियों द्वारा घूंघट निकालने की जो प्रथा है वो नहीं पाई जाती थी। पहले स्त्रियां हैं हमारे यहाँ पर घूंघट नहीं निकालती थी, क्योंकि ऐसी कोई परंपरा नहीं थी यहाँ पर, ऐसा कोई वो नहीं था। हमारी जो सामान्य संस्कृति है वो सामान्य रही है, ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं था। लेकिन 1526 में जब मुस्लिम वर्ग यहाँ पर आया, जब मुस्लिम वर्ग यहाँ पर आया कब, 1526 में, और मुस्लिम वर्ग आने के बाद में
उन्होंने क्या है, स्त्रियों के प्रति है जो उनकी सोच है वो गलत रही, और अपने सतीत्व या अपने को बचाने के लिए इन्होंने एक प्रथा जारी की, प्रदा प्रथा, कि अपना चेहरा है उसको ढका जाए जिससे उनकी नज़रों से उसे बचा जा सके। तो ऐसा है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था प्रदा प्रथा वगैरह का, ये तो लोग आए हैं उसके बाद में शुरू हुई है। तो शिशु मृत्यु दर, वापस अपने मूल पॉइंट पे है, शिशु मृत्यु दर कि जन्म लेते वक्त यहाँ पर सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, और कई बार तो ऐसी स्थितियाँ होती है, ये कहूँगा कि आप भी देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, कि जन्म जैसे बच्ची का हुआ या तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे कहीं छोड़ दिया जाता है, सड़क पे या अनाथ आश्रय वगैरह है उन्हें छोड़ दिया जाता है। आज भी ऐसा देखा जाता है, क्योंकि एक समाज की विडंबना है। समाज में केवल इनको महत्व एक ऐसा समझा जाता है कि एक हीन भावना की तरह देखा जाता है। अब यदि यहाँ पर सकारात्मक सोच हो तो इनकी मृत्यु दर वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और कम होगी तो क्या होगा, लिंग अनुपात बढ़ जाएगा, और लिंग अनुपात बढ़ेगा तो समस्याएं को क्या होगा, समाधान होगा। आज भी जैसे हम राज्य की बात करें, गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश जो लड़कियां हैं वो कार्य करती हैं, अर्थात जॉब वगैरह करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, जबकि यहाँ के पुरुष इसमें क्या है, पीछे हैं, और यहाँ पर स्त्री क्या है, आगे हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा पाया जाने लग जाए सभी क्षेत्रों में तो किसी भी प्रकार का या विडंबनाओं का सामना ना करना पड़े। तो शिशु मृत्यु दर है अधिक पाई जाती है। दूसरा देखा है, स्त्रियों में भेदभाव की भावना पाई जाती है, कि केवल उन्हें बताया कि चार दीवारों में सीमित रखा जाता है कि तुम्हें कार्य इतना ही करना है कि घर का काम करना है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। प्रसव काल में मृत्यु, कि प्रसव काल में अधिकांश जो स्त्रियों की भी है और शिशु की भी है, दोनों की बात है यहाँ पर, दोनों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। भारत कैसा देश है, गांव का देश है, गांव का देश है, और गांव में सुविधाएं क्या नहीं पाई जाती हैं, पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती हैं। अर्थात इनके पास सुविधाएं ना होने के कारण, उचित चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण, समय पर ना पहुंचने के कारण इनमें क्या है, प्रसव काल के दौरान ही दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिससे स्त्री की मृत्यु हो सकता है, शिशु में कोई भी हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो इनकी भी मृत्यु दर क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिससे लिंग अनुपात पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आगे है गर्भधारण के समय मृत्यु। देखिए अब तो फिर भी सरकार द्वारा है जो बैन लगा दिया गया है। पहले क्या होता था कि जैसे विज्ञान कहते हैं ना, प्रगति करती है, बहुत प्रगति की है, तो प्रगति की है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी हमें सामने को दिखाई देते हैं। जैसे गर्भधारण के समय क्या पता चल गया इनको कि लड़का है या लड़की है। अब उस समय यदि इनकी मान के चलिए लड़की है, तो उसी समय गर्भधारण है वो समाप्त करवा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, लिंग अनुपात धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, और शिक्षा का स्तर है, अर्थात आज भी हम देख रहे हैं कि अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आज भी जो लड़कियां हैं 10वीं या 12वीं तक पढ़ती हैं, और उसके बाद में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, 10 या 12 उच्च शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाती है, क्योंकि कम उम्र में क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। कई बार तो बाल विवाह, अधिकांश रूप से देखते हैं कि बाल विवाह कर दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें यूँ कहूँ कि उनको आगे की पढ़ाइयों का या फिर अपने फ्यूचर का ही पता नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसके कारण वही वापस से वहीं घूम के आ जाएगी कि वापस इनको है, जैसे लड़के और लड़कियां यदि
ये शिक्षा का इनमें प्रसार हो जाता, शिक्षा ये अच्छी तरह ग्रहण करती यदि पढ़ लिख कर, तो इन्हें उचित मार्गदर्शन मिलता और अपने बचाने के लिए ये इस प्रकार का जो आपको बताया कि गर्भधारण के समय मृत्यु, तो ऐसा नहीं होता। तो शिक्षा का प्रसार इन उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है 10 और 12 तक पढ़ने के बाद। कई बार आज भी कई क्षेत्रों में देखा जाता है अनपढ़ पाई जाती है, मात्र इन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं होता है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं इनके लिए कि शिक्षा किस प्रकार दी जाए, इनको किस प्रकार से शिक्षित किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में इनको फीस माफ़ की जाए, इसके अलावा किताब वगैरह है वो फ्री की जाए, फीस फ्री कर दी। अब देखिए एक समस्या और आई कि ठीक है किताब भी मिल गई, फीस भी माफ़ हो गई, लेकिन इनके एक सही कि इनके परिवार के पास इतना ही कार्य है कि वो क्या कर लेते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं मात्र। अर्थात सुबह कमाते हैं तो शाम को पता नहीं, और शाम को कमाते हैं उसको सुबह खाते हैं। अर्थात इनके भोजन की समस्या आ गई। अब भोजन के लिए सरकार ने भी एक निकाला कि कैसे इनकी समस्या को दूर किया जाए, तो उन्होंने एक योजना चला दी, कौन सी, मिड डे मील, कि पढ़ो लिखो यही खाओ और आराम से शिक्षित होते जाओ। ये सरकार की योजनाएं हैं। अब उनका भी यही उद्देश्य था क्या, कि ये शिक्षित हो जाए और शिक्षा का प्रचार होते हुए जागरूक हो जाए, तो कई प्रकार की हमारी समस्याएं क्या हो जाएं, दूर हो जाए। रूढ़िवादिता बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है कि महत्व किसको देना है, केवल लड़के को देना है, कि आग लगकर चले जाएगी अपनी भाषा में, भाई ये का ही काम है। लेकिन अधिकांश रूप से आपने देखा होगा आज भी जो जागरूक अभिभावक हैं वो दोनों को सम्मान देते हैं और दोनों की उसी प्रकार से परवरिश करते हैं जिस प्रकार लड़के की जाती है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात देखिए हम, तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। यदि विश्व की चर्चा करें, हम संपूर्ण विश्व की बात करें, तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष पाए जाते हैं। प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। यदि विश्व की बात करें, संपूर्ण विश्व को लगाया गया है, अर्थात 2 पुरुषों की यहाँ पर संख्या क्या रही है, अधिक रही है। इसके अलावा उच्चतम जो लिंगानुपात है लैटविया में दर्ज किया गया है। लैटविया में उच्चतम लिंग अनुपात है 100 पुरुषों पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। लैटविया देश है, उसमें उच्चतम लिंग अनुपात पाया गया है, जहां पर 100 स्त्रियों पर मात्र पुरुषों की संख्या है वो 85 है। और सबसे निम्न जो लिंग अनुपात पाया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब अमीरात का निम्नतम लिंग अनुपात है। निम्नतम लिंग अनुपात है और यहाँ पर 100 स्त्रियों पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं।
100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, अर्थात यहाँ पर पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है। जहाँ पर विकसित राष्ट्र हैं और विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न लिंगानुपात दिखाई देता है, दोनों में डिफरेंट नजर आता है। 139 देश हैं जिनमें लिंगानुपात लगभग है वो सही पाया जाता है, और 72 देश ऐसे हैं जहाँ पर प्रतिकूल लिंगानुपात पाया जाता है। सामान्यतः कम लिंगानुपात की बात करें हम, जिनमें चीन है, कम की बात करेंगे उसमें चीन है, भारत है, अमेरिका है, इन देशों को सम्मिलित किया जाता है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। लेकिन यदि अल्प पुरुषों की बात करें, जहां पर पुरुषों की संख्या कम है, वहां पर उन देशों में यूरोप महाद्वीप को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर है स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है यूरोप में, और पुरुषों की संख्या कम पाई जाती है। यह उत्प्रवास का परिणाम बताते हैं। यहाँ से जो प्रवास का पिछले चैप्टर में अपने अध्ययन किया था वो बताते हैं कि लोग हैं प्रवास कर गए यहाँ से, जैसे जिससे यहाँ पर पुरुषों की संख्या तो क्या रही है, कम रही है, और स्त्रियों की संख्या अधिक रही है। विश्व का औसत लिंगानुपात की बात करें कि